तो हेलो बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज बात करेंगे वो होगा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। वो इक्वेशन लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इट रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अगर इसको हम बैलेंस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। अब इस इक्वेशन में ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, इन डिफरेंट सब्सटेंसेस के पहले जो नंबर है उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक मेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 1 है। ये वाटर है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमको पता चल जाता है कि किसका कितना रिएक्ट कर रहा है। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल ऐसा लग रहा है इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। मॉलिक्यूल कर देते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल बनता है तो, या फार्मूला यूनिट आयनिक के केस में, इसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है और इसका भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन बता रहा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक से हमको पता चल रहा है। अब इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका अगर Na मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, इसका 2Na मॉलिक्यूल लग जाएगा और उसी रेशियो में इसका Na मॉलिक्यूल बनेगा, इसका Na मॉलिक्यूल बनेगा और इसका क्या बनेगा? Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब इसका Na मॉलिक्यूल मतलब इसका 1 मोल। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना लगेगा? 2 मोल लगेगा। इसका कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। इसका कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। यानी जो मॉलिक्यूल का रेशियो है उसी रेशियो में मोल भी रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल और उसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ये फिक्स है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा तो इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। और वही रेशियो मोल में भी है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये फिक्स है कि जब भी इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसका 2 मोल लगेगा और उसमें 1 मोल इसका बनना ही बनना है, इसका भी बनना ही बनना है, इसका भी 1 मोल बनना ही बनना है। अगर मैं कहूं कि 1 मोल CO2 बन रहा है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के द्वारा अगर बन रहा होगा तो 1 मोल पानी भी साथ में बन रहा होगा और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा होगा और ये 2 मोल ही रिएक्ट किया होगा, ये 1 मोल रिएक्ट किया होगा। अब इस मोल को मैं ग्राम में बदल सकता हूं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लूं तो मैं इसे जोड़ सकता हूं, इट विल कम 100। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, तो इट विल कम 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 2 इंटू HCl का होगा 36.5, ये हो जाएगा 73 ग्राम। 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा। ये कैल्शियम 40 और ये 35.5 का डबल कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा 111 ग्राम। ये आ जाएगा 18 ग्राम और ये हो जाएगा 44 ग्राम। यहां पे फिक्स है कि जब भी मोल के रेशियो में पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोलर रेशियो निकाल लेंगे और मोल्स के रेशियो के हिसाब में ही सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे। तो जब भी इसका 100 ग्राम रिएक्ट करेगा इसके 73 ग्राम से रिएक्ट करेगा, 73 ग्राम से रिएक्ट करेगा और फिक्स है कि इसका उसी समय 111 बनेगा, इसका 18 ग्राम बनेगा और इसका क्या बनेगा? 44। तो अगर मैं कोई एक बता दूं कि CO2 इतना बन रहा है तो कितना वाटर बन रहा होगा वो मैं निकाल सकता हूं, कितना कैल्शियम क्लोराइड बन रहा होगा वो मैं निकाल सकता हूं, कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया होगा या कितना HCl रिएक्ट किया होगा ये मैं निकाल सकता हूं। एक दे करके बाकी किसी की भी जानकारी मांग सकता हूं। जैसे मैं कहूं 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में यूज हुआ तो कितना CO2 बना होगा?
100 यूज हुआ तो 44, तो 10 यूज होगा तो 4.4। क्या मैं ये कह दूं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में हुआ तो कितना HCl यूज हुआ होगा? 100 में 73, ये पहले मैं निकालूंगा। ये कहां से पता चला मुझे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुझे ये बात पता चली कि इसका 100 इसके 73 से रिएक्ट करेगा, तो इसका 10 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 7.3 से। अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में, जैसे CO2 यहां गैसियस स्टेट में है, तो इसका 1 मोल की वैल्यू 22.4 लीटर होगी एट STP। तो मैं वॉल्यूम में भी इसको लिख सकता हूं, यानी जब भी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो 22.4 लीटर CO2 बनेगी। अब मैं कहता हूं कि मैं चाह रहा हूं 11.2 लीटर CO2 बने, तो ये कितना लेना पड़ेगा? ये आधा लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी रेशियो में ये भी कम हो जाएगा, उसी रेशियो में ये भी कम हो जाएगा, उसी रेशियो में ये भी कम हो जाएगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बड़ा अच्छा सा है कि जब भी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो उससे हम ये जानकारी गैदर कर सकते हैं। एक सब्सटेंस का अगर हमको ग्राम या मोल या मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम दिया हो तो उस इक्वेशन में किसी का भी हम निकाल सकते हैं कि वो कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है या कितना ग्राम बन रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा और डिटेल हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम सब्सटेंसेस को एग्जैक्टली उसी रेशियो में नहीं लेते हैं जिस रेशियो में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो चाहते हैं। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको ये 100 ग्राम चाहिए, तो इसका हमको कितना चाहिए? 73 चाहिए, ये फिक्स है। लेकिन अमूमन मान लीजिए कि मैंने इसका 100 लिया और इसका कितना ले लिया? 75 अगर ले लिया, क्योंकि हम एग्जैक्ट रेशियो में नहीं तोलते हैं, तो ये 100 ग्राम होगा और ये 75 ग्राम होगा। पक्का है कि ये जब 100 रिएक्ट कर जाएगा तो ये 73 ही रिएक्ट करेगा और इसमें से 2 ग्राम बच जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो है उस रेशियो से जो सब्सटेंस हो सकता है, कोई सब्सटेंस उस रेशियो से ज्यादा हो, जैसे इस केस में HCl जरूरत से 2 ग्राम ज्यादा है और ये रिक्वायर्ड से कम है। तो जो रिक्वायर्ड से कम होता है जैसे ही वो खत्म होगा, जैसे ये हमने 100 ग्राम लिया और ये हमने 75 ग्राम लिया, तो जैसे ही ये 100 खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया और ये बच जाएगा। जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। तो जो खत्म हो जाता है वही रिएक्शन को रोक देता है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा होता है वो बच जाता है और उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट हो, ऐसा हो सकता है कि ये भी हम 100 लिए, ये 73 ले, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं तौल पाते हैं। तो हमेशा एक ज्यादा या एक कम होता है। जो ज्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, जो कम होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा होता है वो बच जाता है और जो कम होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट में जो बाकी चीजें रिएक्ट कर रही हैं या जो बाकी चीजें बन रही हैं उसका कैलकुलेशन हम हमेशा किससे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से करते हैं। तो जब भी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको कैलकुलेशन करना हो और दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने के लिए दिए गए हों, जैसे इसका 100 ग्राम दिया, इसका 75 ग्राम दिया, तो पहले हम पता करेंगे कि कौन एक्सेस रिएजेंट है और कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट जब पता करना हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट दिया हो अगर ग्राम में दिया होगा, एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है एक्सपेक्टेड से, और यही रिएक्शन यही खत्म होगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। और ये क्या है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड से मोर देन रिक्वायर्ड। ये क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड। किसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड से क्या है? ये मोर है और ये लेस देन रिक्वायर्ड है। तो ये लेस देन रिक्वायर्ड है, ये मोर देन रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए हमने दे दिया एक इक्वेशन में, जैसे इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है। इसका हमने ले लिया 50 ग्राम और इसका हमने ले लिया 25 ग्राम। तो बैलेंस्ड इक्वेशन जब आप लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है? क्योंकि बाकी इस इक्वेशन में कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कितना पानी बनेगा, कितना CO2 बनेगा, वो
उससे डिसाइड होगा जो पूरी तरीके से रिएक्ट कर गया। जो पूरी तरीके से रिएक्ट कर गया वो क्या है, लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग पता करने का सिंपल तरीका है कि मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो और फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसके मास को, इसका मास 50 है, इसके मोलर मास से डिवाइड करो, मोलर मास इसका 100 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, ये कितना आ गया 0.5। इसका मास कितना है 25, इसका मोलर मास कितना है 73, सॉरी इसका मोलर मास कितना है 36.5, 25, एक का मोलर मास सिर्फ निकालना है तो ये हो जाएगा 36.5 इनटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सिंपली जिसके लिए कम आएगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मास इन ग्राम को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, और उसको डिवाइड कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जिसके लिए कम आएगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? तो लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेंगे। जैसे इस केस में अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट मुझे लग रहा है ये कम आएगा, तो जो भी कम आए फिर अगला सारा कैलकुलेशन सिर्फ उसी से करेंगे, ये कुछ बच जाएगा। ठीक है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो बच जाएगा। कितना बचेगा वो हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं। इसका 100 ग्राम, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जानकारी निकालो तो इसका 100 ग्राम इसके 73 से रिएक्ट कर रहा था, इसका 50 इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 73 के हाफ से रिएक्ट करेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 36.5, यानी इसका 50 ग्राम इसके कितने से रिएक्ट करेगा 36.5 से, और है ये 25। क्वेश्चन में कितना दिया है 25, तो क्वेश्चन में जब ये 25 दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम दिया गया है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब सारा कैलकुलेशन किससे करेंगे हम? इसी से। पहले पता कर लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब लिमिटिंग रिएजेंट पता हो गया तो अब हम सारा कैलकुलेशन की CaCl2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, वो किससे करेंगे? सारा का सारा HCl को मान के करेंगे। यानी HCl का जो 25 ग्राम दिया गया है और ये कितना दिया गया था 50 ग्राम। अब हमने बैलेंस इक्वेशन से देखा कि इसका 73 ग्राम इसके 100 से रिएक्ट कर रहा था, तो उस हिसाब से ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कितना CO2 बनेगा? तो हम जान रहे हैं कि जब 73 रिएक्ट कर रहा था तो CO2 कितना बन रहा था 44, 1 मोल बन रहा था। तो 25 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? कैलकुलेट कर लेंगे कि 73 रिएक्ट कर रहा था तो CO2 44 बन रहा था, तो अगर ये HCl 25 रिएक्ट करेगा तो 44 अपॉन 73 इंटू 25 निकाल लेंगे HCl का अमाउंट। पानी पूछेगा तो फिर सारा कैलकुलेशन हम इसी से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका पूरा 50 यूज नहीं होगा, ये क्या होगा बच जाएगा। 50 यूज नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा बच जाएगा। कितना बच जाएगा वो भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहीं करके देख लीजिए कि भाई इसका 73 था तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज हो रहा था 100, इसका 25 यूज हो रहा है पूरी तरीके से, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 25। सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो जाएगा और 50 में से उसको घटा देंगे तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा वो पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जब भी दो सब्सटेंस दिए हो, एक का अमाउंट दिया हो सिर्फ, दूसरे का ना दिया हो, तो हम दूसरे को एक्सेस मान लेते हैं कि वो एक्सेस है अगर उसका अमाउंट नहीं दिया है तो। लेकिन अगर दोनों का अमाउंट दिया है तब जो लिमिटिंग कौन है कौन एक्सेस है, या दोनों रिक्वायर्ड अमाउंट में है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना चाहिए उतना दोनों है तो कोई नहीं बचेगा, कोई एक्सेस और कोई लिमिटिंग नहीं होगा। तो हम जब दोनों का अमाउंट दिया हो तो उसमें हर हाल में पता करेंगे पहले कि लिमिटिंग कौन है एक्सेस कौन है, और सारे कैलकुलेशन किस रिएजेंट के हिसाब से करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एक्सेस पूरा रिएक्ट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।